हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ हैं। और अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम बेहद करीब है तो अपनी तैयारियों में व्यस्त भी हैं। और क्या आपको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है? लग रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है। ठीक है, आप लाइफ का इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन, तो थोड़ा बहुत तो डर सबको लगता है। लेकिन इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आ रही है बात समझ में? ये एक नेचुरल फीलिंग है। ठीक है, तो बेटा एज प्रॉमिस्ड मैंने आप सबको अमृत के सीरीज में ये प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है, पेपर स्ट्रैटेजी की मैंने बोली थी बात कि मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आंसर करना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोला था कि पेपर में कैसे टाइम मैनेज करोगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और ट्रस्ट मी बच्चों, आप अगर इस वीडियो को पूरा देख के जो भी बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बोर्ड एग्जाम में जरूर अच्छे नंबरों से सफल होंगे। ठीक है बेटा, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा मैंने आपको कहा कि आप थोड़े बहुत अभी डर रहे होंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूं। बेटा एग्जाम का दिन डरने का नहीं, खुद पर विश्वास करने का दिन होता है। एग्जाम को आप डर से नहीं, अपनी मेहनत से ही जीतेंगे। आपने मेहनत की है, समय दिया है, और अब समय है शांत दिमाग से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का। याद रखिए, आत्मविश्वास आधी जीत होती है। हर प्रश्न को आराम से पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। अगर कोई प्रश्न कठिन लगे तो घबराइए मत, आगे बढ़िए और फिर समय रहते वापस आइए। याद रखिए कि आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं, आप योद्धा हैं और इसलिए आप जरूर सफल होंगे। आ रही है बात समझ में बच्चों? बोलिए। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बातें कर लेते हैं। तो पेपर स्ट्रैटेजी, तो पेपर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सीबीएसई आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम देता है। ये बड़ी अच्छी चीज है बेटा। तो इस 15 मिनट में ये रीडिंग टाइम है, आप इसमें शुरू नहीं कर सकते आंसर लिखना। तो ये क्या होता है, इस 15 मिनट में आप पूरे पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ लिया, अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि हां ठीक है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, अच्छा हाँ ये तो मुझसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अच्छा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये 15 मिनट में आप अपने दिमाग में ये सारा चीजें जो हैं ये कर सकते हैं। पूरा पेपर असेस करना जिसको बोलते हैं, और अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनो बेटा, अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, हाउ टू आंसर द पेपर। बहुत जरूरी होता है, काफी बच्चों का यही सवाल होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनो बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्या चाहिए? हर बच्चे का सपना क्या होता है? मुझे फुल मार्क्स चाहिए। तो फुल मार्क्स लाने का क्या तरीका है? तो ध्यान से सुनो बच्चों, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर इज द की टू सक्सेस टू स्कोर फुल मार्क्स। बेटा आपने अपने आंसर को कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट करके लिखा है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, सैंपल दिखाऊं? चलो सैंपल दिखाता हूं। ये देखो, टॉपर का आंसर शीट मैं दिखाता हूं। ऑफिशियल सीबीएसई के वेबसाइट पे आप चले जाइए या गूगल पे चले जाइए, आप टाइप कीजिए। ठीक है, बोर्ड टॉपर आंसर शीट आ जाएगा, देख लेना। देखो ऐसा होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। जैसे देखो मैथ्स का क्वेश्चन है, कितने प्यार से, कितना अच्छे से डायग्राम बनाया है, कितना साफ साफ लिखा है। तो भाई मैं क्या, कोई भी एग्जामिनर हो ये चेक करेगा ना, फुल मार्क्स ही देगा। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, डायग्राम कितने अच्छे से बनाया हुआ है। ये साइंस का क्वेश्चन है, देखो कितने अच्छे से कॉलम बेस्ड करके अच्छे से आंसर किया हुआ है। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट योर आंसर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए,
अब पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मार्किंग स्कीम से अच्छी तरह से आपको फैमिलियराइज होना पड़ेगा। कहने का मतलब है बेटा, जैसे आपका 1 मार्कर क्वेश्चन होता है, 2 मार्कर होता है, 3 मार्कर होता है, 5 मार्कर होता है एंड केस बेस्ड 4 मार्कर भी होता है। तो जो 1 मार्कर से ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो मार्किंग स्कीम है वो बटी हुई होती है। कि जैसे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बटा हुआ है मार्किंग स्कीम कि फाइनल आंसर के लिए कितना आधा नंबर ही होगा, बाकी जो है ना बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये सब चीज से आपको फैमिलियराइज होना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो? आओ समझाता हूं। मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम हर सेक्शन में 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, कैसे आंसर करोगे। देखो ध्यान से बेटा, सेक्शन ए मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। सेक्शन ए यानी 1 मार्कर क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो बेटा, 1 मार्कर क्वेश्चन सेक्शन ए एमसीक्यू वाला सेक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ सही ऑप्शन लिख के चले आते हैं, सिर्फ सही ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन 1 उसका आंसर बी, सिर्फ इतना। तो एक बात सुनो, बच्चों का यह क्वेरी होता है कि सर सिर्फ इतना करने पे कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बी, क्या फुल मार्क्स मिलेगा? तो बेटा यह डिपेंड करता है कि एग्जामिनर जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है उस पे, अगर उसका मन हुआ तो वो दे देगा तुम्हें फुल मार्क्स। लेकिन अगर बात की जाए कि तुम्हें आंसर कैसे करना है, ठीक, ताकि यह निश्चित हो जाए कि तुमको फुल मार्क्स ही मिलेगा, तो मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे ये देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करोगे? तो इस क्वेश्चन का बेटा जैसे सही आंसर है ऑप्शन बी, तो आपको सिर्फ बी नहीं लिखना है, बी जो ऑप्शन है यानी कि 9/4 वो भी मेंशन कर दीजिए, ठीक। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है ना बेटा, तो इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होने वाला है, शॉर्ट ही होगा। तो यहां पर हमने सॉल्यूशन भी उसका दिखा दिया। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन 1 आंसर है ऑप्शन बी, तो सिर्फ बी नहीं लिखेंगे आप, बी ऑप्शन कौन सा है 9/4 वो भी आपको लिखना है, और यहां दिखा भी दिया आपने कैसे आया। तो पता है बेटा, तो ये श्योर हो जाएगा कि आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। एक और एग्जांपल देखो, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लंबा सॉल्यूशन इसका होगा नहीं, 1 मार्कर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, सर्कल से रिलेटेड है, आंसर ए है इसका। तो सिर्फ ए नहीं लिखना है, ए 40 सेंटीमीटर ये लिखना है, और यहां हम इसको दिखा भी रहे हैं, ठीक, डायग्राम बना दिया और इसका सॉल्यूशन भी यहां पर दिखा दिया। आई बात समझ में? तो ये पक्का हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जामिनर चेक करे इस कॉपी को। आइए अब 2 मार्कर की तरफ चलते हैं, यानी कि सेक्शन बी। अब जैसे ही 1 मार्कर से आप आगे बढ़ेंगे तो जो मार्किंग स्कीम होती है, स्टेप मार्किंग, सुनते हो ना स्टेप मार्किंग, तो देखो मार्क्स का डिवीजन किस तरह से होता है, ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो कैसे होता है। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आप आंसर इसको यहां पर मैंने आपको करके यहां पर दिखाया हुआ है कि ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ओके। अब आप ध्यान से देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन है कि इस एक एपी में 60 टर्म्स हैं, इस एपी में आपको सम निकालना है आखिरी 10 टर्म का। तो सबसे पहले यहां पर हमने ये जो इंफॉर्मेशन यहां पर दिख रहा है कि टोटल टर्म 60 है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है दिख रहा है 2 है। इतना तुम जब लिखोगे तो इसमें तुम्हारा आधा नंबर पक्का हो गया। ध्यान से सुने बच्चों, मैं तुम्हें मार्किंग स्कीम स्टेप मार्किंग समझा रहा हूं, कितना लिखोगे तो कितना नंबर आ जाएगा, ध्यान से सुनना है आपको। तो इतना कर लिए, आधा नंबर पक्का। अब आप यहां पर क्या निकाल रहे हो, जैसे सबसे लास्ट टर्म निकाल लिया और पीछे से जो आपका 10वां टर्म होगा वो निकाल लिया, ठीक। इतना कर लिए और आधा नंबर पक्का हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, सम निकालना था आखिरी 10 टर्म का। तो जब तुम सम निकाल लोगे आखिरी 10 टर्म का, तो इसके लिए फिर आपका 1 नंबर है। तो अब आपका पूरा का पूरा 2 नंबर का ये बाइफरकेशन है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे होगे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, कितना लिखा तो कितना नंबर पक्का। एक और एग्जांपल देखो 2 मार्कर का, ये तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर जैसे क्या फॉर्मूला लगेगा, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ये
तो यहां वाला जो स्टेप किए तो इतना कर लिए तो तुमको 1 नंबर पक्का, और फाइनल आंसर भी निकाल लिए सही सही तो 1 नंबर और पक्का। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है तुम्हारा ब्रेकेज। चलो अब 3 मार्कर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन, तो जैसे ये देखो एक 3 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन सी 3 मार्कर क्वेश्चन। तो अगेन सर्कल से रिलेटेड है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, पहली बात डायग्राम खूबसूरती से बना दिया। ओके, अब ध्यान से सुनो, प्रेजेंटेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब सॉल्व कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, ठीक, तो आप उसका प्रॉपर रीजन भी लिखेंगे। आप ये समझ लीजिए कि मेरा जो भी कॉपी चेक कर रहा है ना, मैं उसको खुल के ये बता रहा हूं कि भाई मैंने ये स्टेप लिखा है तो कैसे लिखा, ये रहा रीजन। आ रही है बात समझ में? तुम उसको खुल के सब कुछ बता दो, वो तुम्हारा नंबर काट ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप रीजन लिखेंगे, जैसे कि पीए बराबर पीबी, कैसे, तो आपने बताया उसको टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल वो बराबर होते हैं, लिख दो, ठीक है, सब कुछ लिख दो, खोल के लिख दो। ओके, तो तुमको क्या मिलेगा, तभी पूरा नंबर मिलेगा। आई बात समझ में? अब तुम देखो इतना सा कर लिए, इतना सा कर लिए तो तुम्हारा आधा नंबर पक्का। फिर तुम्हें यहां पर यह शो करना है ना, एंगल एपीबी शो करना है ट्वाइस एंगल ओएबी के। तो तुमने पहले एपीबी एंगल की वैल्यू निकाल ली। अब जब इतना कर लिए तो हाफ प्लस 1 1.5 नंबर पक्का हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी 1.5 नंबर। आगे बढ़ो, उसके बाद तुमने फिर ये एंगल निकाला ओएबी, ओएबी निकाल लिए और पक्का हो गया 1 नंबर। एंड अब जब तुमने ये दोनों एंगल निकाल लिया तो बस अब लास्ट में उसको रिलेट करके ही तो दिखाना है कि ये एंगल देखो इसका ट्वाइस दिख रहा है, उसका सिर्फ आधा नंबर। आई बात समझ में? सो दिस इज योर बाइफर्केशन स्टेप्स मार्किंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल। ठीक, 3 मार्कर क्वेश्चन, ये तुम्हारा किससे है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है। तो ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है कि आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पर आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। और यहां पर आपको दोनों को जब ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो फिर आपको एरिया भी बताना है उस ट्रायंगल का जो कि फॉर्म होगा बिटवीन दीज 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले तो ग्राफिकल मेथड में आप ग्राफ बनाएंगे इन दोनों लीनियर इक्वेशन का। आपने जैसे ही दोनों का ग्राफ सही से बना दिया बेटा, तो 3 मार्कर क्वेश्चन है ना, तो आपने अगर ये काम खाली कर लिया, सिर्फ इतना ग्राफ सही से बना लिया, तो पता है 3 मार्क्स में से आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। अब बाकी का 1 मार्क, तो देखो इस क्वेश्चन में अब आगे भी कुछ पूछा है। क्या पूछा है, तो आपको पहले सॉल्यूशन बताना था इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो यहां जो आपका ग्राफ बन रहा है कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। ये रहा तुम्हारा पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है 2,2। तो बस तुमने लिख दिया सॉल्यूशन इज x2 y2, आधा नंबर हो गया। और एरिया पूछा था किस ट्रायंगल का, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का, यानी कि ये वाला ट्रायंगल बेटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया। तो बस इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लो, तो और बचा हुआ आधा नंबर भी पक्का। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क वाला क्वेश्चन। तो जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, जिसका हाइट दिया हुआ है, बेस रेडियस दिया हुआ है, अ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट। अच्छा, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, उसके अंदर से एक सॉलिड सिलेंडर जो है वो हॉलोड आउट हो रहा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहां पर, अच्छा हाँ, ये जो सिलेंडर उसके अंदर से हॉलोड आउट हो रहा है, तो देखो बेटा दोनों का बेस रेडियस सेम नहीं है। देखो क्या लिख रहा है कि बेस ऑफ कोन एंड सिलेंडर फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो दोनों का बेस रेडियस सेम नहीं है। ठीक है, आइए बात आगे, क्या पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अच्छा, बोल रहा है कि पाई के टर्म्स में ही आंसर दे दो, मतलब तुम्हारा मदद कर रहा है कि भाई पाई का वैल्यू रखने के चक्कर में, कैलकुलेशन के चक्कर में तुमको नहीं उलझाना चाह रहा है। कितना अच्छा है। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, पहले तो डायग्राम सही बनाना पड़ेगा। डायग्राम ये रहा इस क्वेश्चन का, ठीक, डायग्राम खूबसूरत सा बना दिए। अब देखो ये 5 मार्क्स का डिवीजन बता रहा हूं। पहली बात बेटा, आप जानते हो आपसे जो यहां पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, है ना,
तो उसका आंसर क्या होगा? तो देखो, कोन का तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ये जो बेस का बचा हुआ रीजन है वो। तो यानी कि सबसे पहले तुमको कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, इतना निकाल लिए तो तुम्हारा देखो इतना मार्क्स पक्का हो गया। उसके बाद तुम बेस वाला जो बचा हुआ एरिया है उसका एरिया भी तुमको चाहिए, वो निकाल लिए तो और इतना मार्क्स पक्का। फिर सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए, वो निकाल लिए, फिर 1 मार्क्स पक्का। एंड अब फाइनली फाइनल आंसर क्या होगा? ये तीनों एरियाज को तुमको जोड़ना है, तो फाइनल आंसर भी निकाल लिए। तो फिर ये तो ध्यान से देखो, ये 5 मार्कर क्वेश्चन में ये मार्क्स का डिवीजन देखो, स्टेप मार्किंग की बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, कि कितना कर लिए तो कितना नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, फाइनल आंसर पे बेटा अगर तुम ध्यान दो तो फाइनल आंसर, जैसे यहां फाइनल आंसर पे तो बस आधा ही मार्क्स है। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन है, फाइनल आंसर पे तो बस आधा ही मार्क्स है। समझो इस चीज को क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, और किसी कारण से लास्ट में आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए, तो बेटा अगर तुमने यहां से लेके यहां तक का काम ठीक से किया है ना बेटा, तो भी तुम्हारा फायदा हो जाएगा। क्योंकि फाइनल आंसर का देखो कितना नंबर है, इतना। बात समझो, स्टेप मार्किंग बोली जाती है ना, वो क्यों बोली जाती है? इसलिए बोला जाता है। ठीक, कि किसी कारण से लास्ट में हम फाइनल आंसर नहीं निकाल पाए, जो भी कारण हो, कि टाइम नहीं बचा या जो भी अलग अलग रीजंस होते हैं, या तुम्हें लग रहा है कि अरे अब इसमें बहुत कैलकुलेशन में मैं उलझने वाला हूं, चलो अब छोड़ देता हूं, इतना पे छोड़ दिया मैंने। वैसे ये करना नहीं चाहिए तुम्हें, बस अगर तुमने कर दिया अगर सपोज, तो तुम्हारा नुकसान नहीं है। अगर तुमने इतना सा काम सही किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां से लेके यहां तक का काम सही किए हुए हो, गलत नहीं, बात समझना, गलत नहीं, सही किए हुए हो। तो अगर यहां से लेके यहां तक का काम सही किए हुए हो तो तुमको 4.5 नंबर मिल जाएगा इस 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। समझो, एक एक चीज ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, ठीक है? क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हारे फुल मार्क्स आए, कैसे आएंगे वही समझा रहा हूं। ठीक, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन का। ये देखो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से है। क्या दिया हुआ है? एक तुमको यहां पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड दिया हुआ है 55, आपको x की वैल्यू पता करनी है और साथ ही साथ फिर इसी का मीन भी बताना है। 5 मार्कर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिएगा, तो आपको इसका क्या दिया हुआ है? मोड दिया हुआ है। ठीक है, तो मोड दिया हुआ है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपने लगाया, और इस फॉर्मूला को लगाते ही आपका वो जो अननोन x है उसकी वैल्यू आ गई। तो अगर आपने इतना सा पार्ट कर लिया, सिर्फ इतना सा, और सही किया है, इंपॉर्टेंट है, सही किया है, तो आप देखिए आपके कितने नंबर पक्के हो गए? 2.5 नंबर पक्के हो गए। अब जैसे ही तुम अब आगे बढ़ोगे तो अब आपको आगे मीन निकालना था। अब मीन निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? तो मीन निकालने के लिए तुम डायरेक्ट मेथड यहां पर यूज कर रहे हो, तो डायरेक्ट मेथड के लिए अब तुमको ये टेबल बनाना पड़ेगा बेटा। CI FI XI क्लास मार्क का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर FI XI का एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर मीन का फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाते हो? समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। ठीक, तब जाके तुम्हारा मीन आएगा। तो फिर ये कर लिए तो आगे तुम्हारा बचा हुआ 2.5 नंबर भी पक्का। आई बात समझ में? तो इस तरह से मार्किंग जो है वो बाइफरकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है स्टेप्स में। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, अब आखिरी सेक्शन ई, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस। 4 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक केस दिया हुआ होगा, केस स्टडी दिया हुआ होगा। तो जैसे ये वाला जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रही केस, यहां पर क्या बात हो रही है, ये डायग्राम दिया हुआ है, और फिर इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है केस बेस्ड, तो ये जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें ये 4 नंबर इस तरह से डिवाइडेड है। पहला वाला 1 मार्क का है, दूसरा वाला 1 मार्क का है, और ये थर्ड ये 2 मार्क्स का है। ओके, तो आप आंसर कैसे करेंगे? तो बस तीनों को आपको अलग अलग आंसर करना है, और तीनों को अलग अलग आंसर करना है तो तीनों का बाइफरकेशन यहां मार्क्स का आप ये देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो बेटा क्या आप अभी तक ये समझ पाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं?
बिल्कुल बोलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं कुछ कह रहा था आपसे कि स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड्स में, इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बेटा, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, तो किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या करना है कि अगर उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत चीज समझ में आ रहा है कि हाँ ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी से रिलेटेड है, इसमें ये होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, आप उसमें थोड़ा बहुत कुछ करिए। लेकिन ध्यान सुनिए, एग्जामिनर क्या देखना चाह रहा है उस क्वेश्चन में? टेक्निकलिटी देखना चाह रहा है कि अच्छा हाँ तुम समझ गए, तुम पकड़ लिए कि ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसमें सिमिलैरिटी का यूज होगा। टेक्निकलिटी वो देखना चाहेगा। तो थोड़ा बहुत भी तुमने मेहनत कर दी है, अगर उस क्वेश्चन में पूरा सही नहीं बना पाए हो, तो तुमको स्टेप मार्किंग में कुछ नंबर मिल जाएगा। भाई खाली छोड़ के आओगे उससे तो बेटर है ना कि कुछ नंबर तुम्हें मिल गया। ठीक, लेकिन कुछ भी नहीं लिख देना है। बात समझो, एग्जामिनर क्या देखता है? एग्जामिनर क्या देखता है? एग्जामिनर देखता है टेक्निकल टर्म्स, सुटेबल कीवर्ड्स जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ के मत आइए। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे को मैंने देखा है कि उसका हैबिट क्या होता है कि जैसे तुम्हारा आंसर शीट है, तो क्या करते हैं वो सबसे लास्ट वाले पेज को अपना रफ पेज बनाते हैं, सबसे लास्ट वाले पेज को। और उन्हें क्या करना पड़ता है, वहां पर रफ किया, अब देखो बार बार पीछे जा रहे हैं, उलट के फिर आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, देख के फिर आगे आ रहे हैं। तो इसमें कभी कभी इसमें क्या होता है, देखने में कुछ गड़बड़ हो गया, +2 की जगह -2 देख लिए, इधर कर दिए, सारा मामला बेकार, सारी मेहनत बेकार। तो भाई हम ये क्यों करें? तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा आंसर शीट है उसमें हर पेज में राइट में एक कॉलम बना लेंगे। हर आंसर शीट में, हर पेज पे, आंसर शीट के हर पेज पे क्या करेंगे, राइट में एक कॉलम बनाएंगे, रफ वर्क लिख देंगे। ये लिखना जरूरी है, ओके, मिक्सअप नहीं हो। इधर आप आंसरिंग कर रहे हैं, इधर आप रफ कर रहे हैं, मिक्सअप ना हो, लिखना जरूरी है। तो राइट में कॉलम बनाओ, ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, इस क्वेश्चन का रफ यहीं करो, नजर के सामने। यहां क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, रफ भी मेरे नजर के सामने है। तो जब नजर के सामने रहेगा ना, तो कहां से गड़बड़ होगा? +2 का -2 नहीं होगा। यही पीछे जा रहे हैं, पेज पलटा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पेज पलटा रहे हैं, उसमें गड़बड़ होता है। नजर के सामने में थोड़ी गड़बड़ होगा। एंड बेटा, जब तुम्हारा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए तो क्या करना, वैसे तुमने ये लिख दिया है साफ साफ तो चलेगा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो तुम क्या करना, तुम ये करना कि फिर हर पेज में इसको बस एक छोटे से लाइन से इस तरह से क्या कर देना, ऐसे करके कट कर देना, ताकि एक क्लैरिटी हो जाए कि ये मेरा रफ वर्क था। बस आप इसको देखिए, एग्जामिनर आप इसको देखिए, तो ये कर देना। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात, जो कि बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो कि आपने अब तक अच्छे से पढ़ाई कर ली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग सिंसियर स्टूडेंट्स हो। तुम लोगों ने काफी सैंपल पेपर्स भी बनाए हुए हैं, काफी प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी बनाए हुए हैं, ठीक। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुमने रियल टाइम में इसको किया है, रियल टाइम में। तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर तुम जो भी स्ट्रैटेजी अपनाए, अगर वो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से, यानी कि तुम्हारा पूरा पेपर समय से थोड़ा पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है, इर्रेस्पेक्टिव कि तुम कहां से शुरू कर रहे हो, किस सेक्शन से शुरू कर रहे हो, तुम्हारा जो भी स्ट्रैटेजी है, अगर जो तुम फॉलो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक, पेपर समय से थोड़ा पहले खत्म हो रहा है और तुमको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल रहा है, तो फिर किसी के भी कहने पे अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलिए, नहीं चेंज करो। अरे वो स्ट्रैटेजी तो तुम्हारे लिए वर्क कर ही रहा है, तो क्यों बदलोगे? लेकिन अगर तुम्हारी अभी तक
कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, नहीं है कोई स्ट्रैटेजी, तब क्या करना चाहिए वो मुझसे सुनो। तब तुम्हें यह करना चाहिए बेटा कि पेपर हमेशा स्टार्ट करो हायर वेटेज क्वेश्चन से, क्योंकि जब तुम पेपर स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, शुरुआत करते हो, फ्रेश माइंड होता है। तो एक बात बताओ बेटा, जिस क्वेश्चन का मार्क सबसे ज्यादा, जैसे 5 मार्कर 4 मार्कर, तो जाहिर सी बात है वो तुमको ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है। और एक बात और ऑब्वियस है, वो कैलकुलेटिव भी होगा, है ना, कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा टाइम मांगेगा। तो बेटा फ्रेश माइंड से सबसे पहले क्यों नहीं मैं जो बड़े वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं उसको निपटाऊं, उसके बाद मैं धीरे 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 फिर लोअर वेटेज क्वेश्चंस पे आऊंगा। अगर आपकी अब तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाइए, ये मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ठीक है। ओके, जो ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादा अच्छे से तुम्हें प्रेजेंट करके लिखना है आंसर, तो पहले वो आप कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। ओके, अब एक बात और है कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए काफी बच्चे क्या करते हैं कि सीरियल ऑर्डर में सेक्शन ए से ही शुरू हो गए और उन्होंने उतना प्रैक्टिस किया हुआ है नहीं। समझो बात को, मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी तक कभी सिंसियरली कभी भी 3 मार्कर का क्लॉक लगा के, 3 आवर्स का क्लॉक लगा के कभी भी कोई सैंपल पेपर नहीं अटेम्प्ट किया, पीवाईक्यू नहीं अटेम्प्ट किया, प्रीवियस ईयर का पेपर, उसकी बात कर रहा हूं। तो मान लो वो सेक्शन ए से शुरू हुआ और अब अरे अब टाइम खत्म होने वाला है, मेरा सेक्शन डी बचा हुआ है, अरे सेक्शन डी तो 5 मार्कर वाला है, उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस हैं, लो कितने मार्क्स का नुकसान हो जाएगा, 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई हायर वेटेज से शुरू कर रहा है बच्चा और लास्ट में अब समय नहीं बच रहा है और उसके 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बट वो 4 क्वेश्चन 1 मार्कर वाले बचे हुए हैं, तो उसका कितना नुकसान होगा, सिर्फ 4 मार्क्स का। कहां 4 मार्क्स का नुकसान, कहां 20 मार्क्स का नुकसान, तो कौन सा नुकसान बड़ा है ये आपको समझना है। तो अगर आपकी अब तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अब तक तुम कभी भी सिंसियरली, ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने आज तक सिंसियरली कभी भी 3 आवर का क्लॉक लगा के पेपर नहीं बनाया है, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक। अब टाइम मैनेजमेंट पे सुनिए, ठीक है। जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो ये कि ऑलवेज स्टार्ट विथ हायर वेटेज क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो बेटा, मैं तुम्हें यह बताता हूं कि मैक्सिमम बताऊंगा, मैक्सिमम तुम इतना टाइम दे सकते हो। वैसे हो सकता है कि उससे कम टाइम में ही तुम पेपर कर लो, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 घंटे का 180 मिनट्स का पेपर है, तो पहली बात ध्यान से सुनो बेटा, तुम 20 मिनट अपना पहले ही दिमाग में बिठा लो कि मुझे लास्ट का 20 मिनट्स बचा के रखना ही रखना है, यानी मुझे 160 मिनट्स में पेपर निपटाना ही निपटाना है, क्योंकि वो आखिरी 20 मिनट्स रिव्यू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट होता है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये दिमाग में बिठा लो, तो वो 20 मिनट निकाल दो, यानी कि 160 मिनट्स। अब वो 160 मिनट्स में मैं तुम्हें बताता हूं, मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तुम इतना टाइम दे सकते हो, इससे कम में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे कम में ही काम हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम बता रहा हूं। तो देखो सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से शुरू कीजिए, 4 क्वेश्चन होंगे उसमें, 5 मार्कर ईच, तो 4 क्वेश्चन होंगे, तो मैक्सिमम तुमको चलो मैंने दे दिया 10 मिनट एक क्वेश्चन पे। 10 मिनट बहुत होता है, उससे पहले ही तुम कर लोगे, मैं तुम्हें मैक्सिमम दे रहा हूं, तो चलिए मैक्सिमम 10 मिनट दे दिया, तो 4 क्वेश्चन में कितना लग जाएगा, 40 मिनट। मैक्सिमम बोल रहा हूं बेटा, इससे कम पहले में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम दे दिया मैंने। अब आइए 5 नंबर से नीचे आइए, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, केस बेस्ड वाले 3 क्वेश्चन होते हैं। चलो ये क्योंकि 4 मार्क्स का है, तो चलो इसमें भी मैंने तुम्हें 10 मिनट दे दिया एक क्वेश्चन पे, मैक्सिमम दे दिया, तो चलो 3 क्वेश्चन है, 30 मिनट हो गया। ओके, अब आइए 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है 3 नंबर वाले, तो चलो हर एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें 6 मिनट दे दिया मैक्सिमम, तो 36 मिनट हो गया। आइए उससे नीचे 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, चलिए हर एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें 3 मिनट दे दिया, ठीक है। जैसे जैसे वेटेज कम हो रहा है कैलकुलेशन भी कम होता चला जाएगा बेटा, जान रहे हो ना। तो मैंने तुम्हें 2 मार्कर में एक क्वेश्चन पे 3 मिनट दे दिया, मैक्सिमम दे रहा हूं, तो 15 मिनट हो गया। अब आ जाइए एमसीक्यू, 20 क्वेश्चन 1 मार्कर वाले 20 क्वेश्चन, चलो मैंने तुम्हें हर एक क्वेश्चन में 2 मिनट दे दिया, इतना लगने वाला नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें मैक्सिमम दे दिया, तो चलो 20 क्वेश्चन 40 मिनट।
अब अगर तुम इसको जोड़ते हो ना, ये जो मैक्सिमम टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम इसको जोड़ो ना बेटा, तो ये 161 मिनट आ रहा है। यानी कि निकल गया ना तुम्हारे पास रिव्यू के लिए 19 मिनट। जो मैं कह रहा हूं कि ये तो मैंडेटरी है, देखो मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, मैंडेटरी, और ये क्या लिखा है, मैक्सिमम। तो ये मैंडेटरी है बेटा, ये तो बचाना ही बचाना है तुम्हें। आ रही है बात समझ में? बोलिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मैंने तुम्हें दिया है, तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक। अगर मुझसे पूछो तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ऑलवेज स्टार्ट विद द हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन, ठीक, ओके। बिकॉज उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगा, वो ज्यादा टाइम डिमांड करता है, वो बेटर प्रेजेंटेशन डिमांड करता है। आई बात समझ में? मैक्सिमम टाइम कितना दे सकते हो वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैक्स मैक्स मैक्स, ठीक, ओके। और इतना में हो जाएगा, अरे इससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन ये मैंडेटरी है। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज और है बेटा कि कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो सेक्शन डी शुरू किया, सेक्शन डी लॉन्ग आंसर 4 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन उसका किया, और फिर सेक्शन ई शुरू कर दिया। अच्छा, बाद में फिर बीच में कहीं पर घुस के सेक्शन डी में फिर से आए और बचा हुआ जो 2 क्वेश्चन है वो कर दिए। ये सब मत करना। ये सब चीजें क्या होता है ना कि एग्जामिनर को इरिटेट करता है। आप क्या कीजिए, आप अगर एक सेक्शन शुरू किए हैं तो उस सेक्शन को पूरा निपटा लीजिए, ठीक। मान लीजिए सेक्शन डी आपने स्टार्ट किया, 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपने कर लिया, बाकी 2 क्वेश्चन अभी तुम नहीं करना चाह रहे हो, उसके लिए जगह छोड़ दो, ठीक है, सुटेबल स्पेस छोड़ दो, फिर आगे जाओ, फिर सेक्शन ई शुरू किए। कहने का मतलब ये मत करो सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन ई स्टार्ट किए, फिर बीच में जाके कहीं फिर सेक्शन डी पे आ गए, अब फिर उसका 2 क्वेश्चन बचा हुआ कर लिए। ये जो है ना, ये एग्जामिनर को इरिटेट करेगा, ऐसा मत करना। थोड़ा सा सीक्वेंसिंग का ध्यान रखो, ऑर्गेनाइज्ड बनो, ठीक। तुम खुद सोचो ना, अगर तुम एग्जामिनर हो तुम भी इरिटेट हो जाओगे। आई बात समझ में? तो समझ गए, टाइम मैनेजमेंट समझ गए, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, ठीक। सीक्वेंसिंग समझ गए, ये नहीं करना है 2 क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन उसका, 2 क्वेश्चन उसका, नहीं, एक सेक्शन उठाया वो निपटा दो, ठीक। आ रही है बात समझ में? चलिए, अब देखो जो मैं कह रहा हूं ना कि ये आखिरी के 20 मिनट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये तुम्हारा रिव्यू टाइम है। क्या क्या चेकलिस्ट हैं, क्या क्या चेकलिस्ट हैं, रिव्यू टाइम में तुम करोगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो क्या है कि तुम्हें देखना है कि तुमने सारा चीज जो है, सारा कुछ ठीक से फिलअप किया है कि नहीं, ठीक है, सारा कुछ ठीक से फिलअप किया है कि नहीं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, जैसे सेक्शन का नेम प्रॉपर है कि हाँ चलो हम सेक्शन डी सॉल्व कर रहे हैं, हम उसके सही में सेक्शन डी लिखें कि नहीं। देखो ह्यूमन है, गलतियां होती है हम लोगों से, कर रहे हैं सेक्शन डी सॉल्व, लेकिन गलती से ऊपर सेक्शन सी लिख दिए। होता है ऐसा, गलती होता है बेटा, ठीक, ह्यूमन है। तो यही सब ना, रिव्यू टाइम बचाओगे तब ना ये सब गलती तुमको पकड़ में आएगा, रेक्टिफाई कर पाओगे, नहीं तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा ना, ठीक। तो सेक्शन का नेम प्रॉपर दिए हो कि नहीं वो चेक करना है, क्वेश्चन का नंबर प्रॉपर लिखे हो कि नहीं वो चेक करना है, कि बनाए हो क्वेश्चन नंबर 24 और तुम लिख दिए हो गलती से 25 क्वेश्चन का नंबर में। तो ये सब ह्यूमन एरर है ना, तो ये सब कब पकड़ाएगा, अरे तभी पकड़ाएगा ना जब तुम इसके लिए समय बचाओगे, चेकलिस्ट। तो सेक्शन नेम प्रॉपर देखना है, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर देखना है, फिर अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ठीक, तो डायग्राम सही बनाए हैं कि नहीं, लेबलिंग सही किए हैं कि नहीं वो सब देखना है, प्लस अपना स्टेप्स देखना है कि स्टेप्स मेरा सही है, सही है, सही है। रीजनिंग, जो रीजन बोल रहा हूं कि स्टेप्स का रीजन प्रॉपर मैंने लिखा है कि नहीं, ठीक है, वो सब तुम्हें देखना है। प्लस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने सवाल सॉल्व किया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया है हमसे, कैलकुलेशन एरर भी थोड़ा सा देखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जब ये तुम चेक करोगे तो इसी में तुम्हारा ये भी हो जाएगा। कैलकुलेशन जब चेक कर रहे हो तो हाँ 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 मैंने सही किया, सही किया, सही किया, ये आंसर आ गया, सही है, तो ये करोगे तो इसी में तुम्हारा ये भी हो जाएगा। तो बेटा इतना करने के लिए पूरे पेपर में 38 क्वेश्चंस हैं, तो इतना करने के लिए समय होना चाहिए ना, 20 मिनट बहुत है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारा पेपर 20 मिनट से काफी पहले ही हो जाए, मतलब कि रिव्यू के लिए 20 मिनट नहीं, तुम शायद 25 मिनट निकाल लो या आधा घंटा निकाल लो, तब तो बहुत अच्छा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तब तो हम अपना पेपर बहुत अच्छे से और अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक, पक्का हो जाएगा कि भाई सारा चीज मेरा सही है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं बेटा, गलती हो जाता है,
होता है बेटा। तो गलती पकड़ने के लिए समय होना चाहिए रिव्यू का, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक, अब ये सब क्या है, डूज हैं। डूज क्या क्या करना है। ठीक, अब बात करते हैं डोंट्स कि क्या क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी है। व्हाट आर द कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स, जो नहीं होना चाहिए, जो तुम्हें अवॉइड करना है अगर तुम्हें बहुत अच्छे नंबर चाहिए। तो चलो, पहला क्या है कि मान लीजिए कुछ गलती हो गया, किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, गलती हो गया, तो क्या करें। अरे तो गलती हो गया तो हो गया, अब क्या करें। तो हम ये करेंगे कि हम उसको प्रॉपरली क्या करेंगे, ऐसे करके कट कर देंगे, ऐसे ऐसे घिसमिस नहीं करेंगे। बात को समझिए, ठीक है। अपना कॉपी जितना अच्छा साफ सुथरा रखोगे उतना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। साफ सुथरा एंड हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गलती हो गया इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, आराम से कट लगा दिया, ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये है, ठीक। काटने का भी तरीका होता है, ये हुआ प्रॉपर तरीका। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या कह रहा था कि हैंडराइटिंग का बहुत है। एक बात बताऊं बेटा, कि तुम खुद बताओ, जब तुम किसी का कॉपी देखते हो जिसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत सजा के लिखा हुआ है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं, पड़ता है ना। तुम खुद बोलते हो ना कि वाह कितना अच्छा हैंडराइटिंग है। ठीक, तो बेटा पुअर हैंडराइटिंग वालों का क्या होता है ना कि तुम्हारा चांस बहुत है कि शायद एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देख के थोड़ा इरिटेट हो जाए। देखो जैसे अगर ऐसा हैंडराइटिंग है तो ध्यान से समझो, एग्जामिनर को बहुत मेहनत करना पड़ेगा पढ़ने में। अरे ये क्या वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, ये वर्ड क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या होगा ना, वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा फिर, इरिटेशन में वो तुम्हारा मार्क्स काटेगा। ठीक, तुमने सवाल पूरा बनाया है बेटा, अपनी तरफ से पूरा बनाया है, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ तो कमी है ना। तो ये कमियां हैं जो मैं बता रहा हूं कि ये सब नहीं करना है। ठीक है, खूबसूरती से लिखो। मैंने तुम्हें दिखाया ना टॉपर का आंसर शीट, देखो मैंने तुम्हें दिखाया ना टॉपर का आंसर शीट कैसे लिखना है तुम्हें, ये देखो दिखाया ना अभी, ये देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। ठीक, तब ना एग्जामिनर खुश होगा, शाबाशी देगा, फुल मार्क्स देगा। आ रही है समझ में बात। ठीक, तो हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल मार्क्स चाहिए ना। ठीक, चलिए अगला चीज क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है। अभी जैसे मैं कह रहा था कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, ओके। मतलब कोई भी कहानी लिख दी है, कुछ भी लिख दिए और सोच रहे हो कि क्या स्टेप मार्किंग में नंबर मिल जाएगा, तो एग्जामिनर इतना भी बेवकूफ नहीं होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, क्लैरिटी रखनी है आंसर्स में। क्या रखना है, क्लैरिटी रखनी है आंसर्स में। ठीक, क्लियर रहो। मार्किंग स्कीम जैसे मैंने तुम्हें बताया, और मैंने तुम्हें यह भी बताया ना कि आंसर कैसे करना है, हर एक सेक्शन वाला बताया ना अभी पीछे। ठीक, क्लैरिटी रखनी है। कुछ भी लिख के आओगे तो नंबर मिल जाएगा क्या, नहीं। एग्जामिनर हमेशा क्या होता है, कीवर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स, इसको देखता है, इसको ढूंढता है आंसर में। ठीक, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक, क्लैरिटी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उससे रिलेटेड, कुछ भी मत लिख देना। ठीक है, ये करते हैं बच्चे कि जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करना है, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करना है, तो कुछ भी लिख दिए, नहीं। ठीक, अगला ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या है बेटा कि आप ना ये ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स, इससे भी बचिएगा, क्योंकि ये भी बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है। सही बात है बेटा। अब मैं मान लो साइंस का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज पेपर्स हैं, तो बेटा अब मैं अगर पढ़ रहा हूं और तुम्हारा इतना स्पेलिंग मिस्टेक दिख रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रहा है, ठीक, जैसे आई लिव इन पटना, ये सही लाइन है, अब तुम लिख रहे हो आई पटना लिव इन, कोई मतलब बन रहा है इसका, नहीं बन रहा है ना। तो ये सब नहीं करना है। ये सब से क्या होगा, एग्जामिनर इरिटेट होगा। ठीक, अरे क्या लिखा है यार इस बच्चे ने, इतना स्पेलिंग मिस्टेक है, इतना ग्रामेटिकल एरर है, इरिटेट होगा। तो इरिटेशन किस पे निकालेगा, तुम्हारे कॉपी पे निकालेगा, तुम्हारा नंबर काटेगा। बात आ रही है समझ में। तो भाई ये भी नहीं करना है। ठीक, तो ध्यान से ठीक है, प्रॉपरली लिखो सब कुछ,
ठीक, ये भी नहीं करना है तुम्हें। ओके, अब जैसे साइंस के कुछ क्वेश्चंस में या लैंग्वेज पेपर्स में वर्ड लिमिट्स होता है, लैंग्वेज पेपर में होता है ना वर्ड लिमिट्स, तो वर्ड लिमिट्स को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई जो है इस चीज का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखता है। अरे ध्यान रखता है तभी तो उसने मेंशन किया है ना उस क्वेश्चन में कि आंसर इन इतना वर्ड्स। अगर इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता तो वो क्यों मेंशन करता कि आंसर इन इतना वर्ड्स? तो अगर वो इसको मेंशन कर रहा है तो तुम इसको फॉलो करोगे ना, करोगे ना, तो तुम्हें फॉलो करना है, इसको इग्नोर मत करना। इग्नोर करोगे तो हो गया नुकसान, नंबर कट जाएंगे। आई बात समझ में? सो डोंट इग्नोर दीज थिंग्स, ठीक। टाइम ट्रैप क्या है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा हमारे सामने आ जाता है, दिख जाता है, जो कि हम ईगो पे ले लेते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, मैंने तो प्रूव दैट वाले इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, ये मुझसे कैसे नहीं बनेगा? और तुम उस क्वेश्चन में लग गए और नहीं बन रहा है तुमसे, तुम्हारा दिन नहीं है, नहीं बन रहा है तुमसे, तुम ईगो पे लिए हुए हो, नहीं मुझे बनाना है बनाना है बनाना है, और तुमने उसे एक क्वेश्चन में बहुत टाइम दे दिया। तो भाई जो टाइम मैनेजमेंट अभी तुम दिमाग में लेके चले थे, गड़बड़ाया ना, खेल गड़बड़ा गया ना, तो ईगो पे क्यों लेना है? मैंने अभी स्टार्टिंग में भी क्या कहा कि अगर कोई क्वेश्चन तुम पढ़े, रीडिंग टाइम में जब पढ़े तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको लग रहा है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा या फिर इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो ईगो पे मत लेना। क्या करना, उसको तुम मार्क करके छोड़ दो कि इसको मैं पूरा पेपर निपटा लूंगा, पूरा रिव्यू कर लूंगा, फिर टाइम बचा तो फिर इसको अटेम्प्ट करूंगा। लेकिन इस एक क्वेश्चन की वजह से मैं अपना जो पूरा स्ट्रैटेजी है, पूरा टाइम मैनेजमेंट है, इसको मैं नहीं गड़बड़ाने दूंगा। एग्जामिनेशन हॉल में ईगो नहीं रखना, ठीक, नहीं रखोगे, ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो टाइम ट्रैप में नहीं फंसना बेटा, इसमें मत फंसना, ठीक, ओके। यू कैन ऑलवेज कम बैक लेटर, याद रखना। अरे बचेगा समय, पहले हम अपना पूरा काम कर लेंगे, समय बचेगा, देख लेंगे इस क्वेश्चन को फिर, ठीक, लेकिन इस एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। तो बेटा क्या क्या करना है, कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको, क्या क्या नहीं करना है वो भी बता दिया। अब कुछ एडिशनल एडवाइस दे दूं अपनी तरफ से, चलो ज्यादा नहीं दूंगा, कुछ एक बेसिक चीजें बोल देता हूं। ये मैं क्लास में भी हमेशा बोलता हूं, क्लास में बोलता हूं ना, स्टे पॉजिटिव। क्या होता है बेटा कि अभी पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत जरूरी है। अरे तुमने इतने अच्छे से पढ़ाई की है, इतने अच्छे से रिवीजन किया है, इतना प्रैक्टिस किया है, इतने सैंपल पेपर्स बनाए हैं, सब कर लिया है, तो पॉजिटिव रहो ना। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज कि मैं अच्छा करूंगा ही करूंगा, ठीक। अरे मेहनत बेकार जाता है कभी किसी का? नहीं जाता है। तो स्टे पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में? बहुत जरूरी है, सारा खेल यहां का होता है, पॉजिटिव माइंडसेट का होता है। आ रही है बात समझ में? चलिए दूसरी एडवाइस करूंगा कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चीजें जरूरी होती है। जैसे कभी अगर थोड़ा सा लो फील करो तो अपने पेरेंट्स से, ठीक है, या अपने बड़े भाई बहन जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं उससे थोड़ा सा बात करो, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। दे आर ऑलवेज गोइंग टू सजेस्ट यू समथिंग, ठीक है, जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। या फिर अपने फेवरेट टीचर्स से बात करो, ठीक है, अगर तुम्हारी उनसे बात होती है, ओके। फिर थोड़ा बहुत मेडिटेट किया करो, ठीक है, थोड़ा बहुत मेडिटेट करो, थोड़ा सा वो जरूरी होता है, ठीक है, दिमाग को थोड़ा शांत रखने के लिए ये सब थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि सारा खेल तो दिमाग का ही है ना बेटा, है ना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कीजिए, ठीक है। किसी भी तरह की निगेटिविटी अभी आसपास नहीं होनी चाहिए आपकी, एकदम दूर रहो उससे, ठीक। और इससे तो अभी बिल्कुल दूर रहो। अभी बेटा भूल जाओ ना, 20-25 दिन के लिए, 1 महीने के लिए भूल जाओ ना इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रील्स, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप, ये वेब सीरीज, ये सब मूवीज, ठीक है। अभी ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट के फैन हो गए, मैं समझता हूं, लेकिन अभी क्या है बेटा, अभी एग्जाम के आगे तुम ये देखोगे क्या? बताओ क्या ज्यादा जरूरी है बेटा? तुम्हारा एग्जाम ज्यादा जरूरी है ना? बोलो।
तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया का मैचेस क्या आगे नहीं होगा क्या फ्यूचर में? बहुत होंगे, बहुत मैचेस तुम देखोगे, लेकिन अभी तो एग्जाम देखना है ना। प्रायोरिटी सेट करो ना बेटा कि अभी क्या जरूरी है। ठीक, तो अभी का समय जो है इन चीजों से दूर रहने में है। डिस्ट्रैक्शन से अभी बिल्कुल दूर रहो। कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। हां, थोड़ा बहुत अपना मूड अगर थोड़ा सा ठीक करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत करो बेटा, ज्यादा नहीं। ठीक है, कि चलो आधा घंटा या 40 मिनट थोड़ा सा मोबाइल देख लिए, लेकिन इररिलेवेंट चीजें मत देखना जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है, कई ऐसी चीजें होती है जो कि हमें दिखती है सोशल मीडिया पे, कई ऐसी चीजें होती है जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, डाइवर्ट करती है। ठीक है, गलत डायरेक्शन में ले जाती है, तो बचो इससे। ठीक है, अपना मूड फ्रेश कर सकते हो, ठीक है, बट दूर रहना है इससे। बात आ रही है समझ में? ठीक, और जैसा मैं क्लास में भी हमेशा कहता हूं कि किसी भी एग्जाम में सफलता कब निश्चित होती है? 3 चीजें, इच्छा शक्ति, ठीक, सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास। बता रही है समझ में? स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, आपने हार्ड वर्क किया है, सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। ठीक, और एक चौथी चीज भी बोल दूं, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तो अनुशासित भी रहना है आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डूज बता दिए, इंपॉर्टेंट डोंट्स बता दिए, वैल्यूएबल एडवाइस भी दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर तुम पूरा अभी तक देखे हो ना बेटा, तो तुम्हें अभी एक बदलाव नजर आया होगा और तुम जरूर अभी एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आ गए होगे और तुम योद्धा हो, तुम जरूर सफल होगे। ठीक है, जरूर सफल होगे बेटा। सो माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। ठीक है, तो फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम एंटायर मेंटर सेडू सर्व टीम, ठीक है, फ्रॉम आनंद जायसवाल सर, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। योद्धा हो, जीत के आना है। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच। और हां, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को भी आप इसको शेयर कीजिए और उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है बेटा, सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, सफल होके आना है। ठीक है, बाय।